everyone, how are you all? Welcome to EduGrown and my name is Neha and हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, इसके पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो पार्ट्स में इसको पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को एंड अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ओनली। सो आई होप आप लोग को ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। आई होप आप इसको अच्छे से अच्छा यूटिलाइज कर रहे होंगे, राइट? सो बिकॉज इट्स ऑल फ्री, आपको जितने भी लेक्चर्स मिल रहे हैं इट्स बिल्कुल फ्री है ये, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ब्रिटेन्स इन्वॉल्वमेंट इन वॉर्स from 1793 to 1815 affect British industries। ठीक है, हमने ये पढ़ भी रखा है कि जब ये 1793 के बीच में और ऐसे 1815 के बीच में ये जो ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट था, मतलब जो वॉर्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया था ब्रिटेन, उसकी इंडस्ट्रीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे भी अगर बात करें तो अगर किसी भी कंट्री में लड़ाई होती है या दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं तो उसमें डिग्रेडेशन तो होता ही होता है। वहाँ पे प्रोग्रेस तो आप भूल ही जाइए। जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस अभी तक की हुई होती है, सालों की प्रोग्रेस जो होती है एक बार में ढह जाती है। तो ये सब तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ये चीज़ कि इसका इम्पैक्ट कभी पॉजिटिव नहीं रहता। किसी भी वॉर का कब कोई भी इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं आपको ये आंसर में डिटेल में मैंने दिया है। that is both Britain and France were at war between 1793 to 1815। ठीक, किसके बीच में थी वॉर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में। ठीक, उनके बीच में जो वॉर था वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो वॉर में कन्वर्ट हो गए थे एंड आफ्टर दैट दैट बिकेम वेरी वर्स्ट। ठीक है, द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन वर बैडली इफेक्टेड। देखिए क्या होता है, बेसिकली लाइफ ख़त्म हो जाती है, सोल्जर्स मारे जाते हैं दूसरे साइड के। ठीक है, डिस्ट्रॉय होती हैं बिल्डिंग्स हो या फिर सोसाइटीज़ हो, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एक अलग चीज़ होगी, बट इसमें हमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में चूँकि बताना है तो हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन वर बैडली अफेक्टेड विद दिस वॉर। बहुत बुरे हाल हो गए थे उस समय इंडस्ट्रीज के, क्योंकि कब से चल रहा था। अब आपने उसके पहले से भी पढ़ रखा है कितना कुछ कि वो कहाँ से कहाँ आए थे एंड अगेन जब वॉर्स होती है तो सारी चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो ब्रिटेन वॉज अनेबल टू गेट कैपिटल फॉर्मेशन। भाई पैसा तो बन ही नहीं रहा था, पूंजी खत्म हो चुकी थी वॉर के बीच में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट की तो बात ही खत्म है। ठीक, उस पीरियड पे काफ़ी एकदम सब कुछ खत्म के ही लेवल पे जा चुका था, ना पैसा था। ठीक, जब कैपिटल की बात हो रही है तो यहाँ पे पूंजी की बात हो रही है कि वो अब पैसा किस में लग गया, आर्मी में खर्च हो गया और जो हथियार उस समय यूज़ हो रहे थे, जैसे भी यूज़ हो रहे थे, तो लड़ाई में ही वो सब इन्वेस्टमेंट जितना भी पहले हुआ था या जो भी कैपिटल थी वो उसमें लग गई। तो बोरोड कैपिटल टू फाइट रादर देन री इन्वेस्टमेंट। अब उनको इवन दूसरी कंट्रीज से उधारी तक लेनी पड़ गई थी। ठीक, तो फाइट को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, फाइट के ऊपर लगाने के लिए। अब वो अपना पैसा जो भी था वो इन्वेस्टमेंट में तो छोड़ो, वो लड़ाई फाइट वॉर में ही सब खर्च हुए जा रहा था। ड्यू टू वॉर फैक्ट्रीज वर शट डाउन। अब क्या है, जब दो कंट्रीज भिड़ रही हैं, लड़ाई हो रही है, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री का हमेशा बुरा ही चाहेगी। अगर उनकी लड़ाई में दुश्मन है तभी तो लड़ रहे हैं, तो उनकी लड़ाई में वो ये चाहेंगे कि उनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो जाए, उनके यहाँ इकोनॉमी ढह जाए, उनके यहाँ ट्रेड बिल्कुल बंद हो जाए। तो इसके लिए अलग अलग एक स्ट्रैटेजीज लोग बनाते हैं। ठीक, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो ये सब चीज़ें डील करते हैं, देन वो एक ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिसके थ्रू सामने वाले का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए।
तो फैक्ट्रीज बंद करवाने से मतलब ये है कि जब ट्रेडिंग रुक जाएगी, ठीक है, ट्रेडिंग रुक जाएगी तो फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, तो इस तरह से ना पैसा बन पाएगा। तो क्या हो गया था, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रेड खत्म हो गया, द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वर वेरी हाई। अब प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, खपत उतनी ही है, ठीक। तो जब कम चीज है और लोग ज्यादा है उसको मतलब उसके लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए, तो जो बेसिक चीजें हैं वो भी आपकी बिल्कुल पहुंच से बाहर हो जाती है, ठीक, उनके प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो जो अपर क्लास है वो तो फिर भी एक बार अफोर्ड कर लेगा, बट लोअर क्लास के लिए वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं अफोर्ड करने के लिए। तो एक ये एसेंशियल, वो भी एसेंशियल चीज़ें, भाई आदमी खाएगा तो है ही, पहनेगा तो है ही, रहेगा तो है ही, तो ये सब चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज जो थी उनके प्राइस बहुत हाइक हो गए। सो दिस वॉट अफेक्टेड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन मैनी वेज। इस तरह से उनकी प्रोग्रेस से लेके उनकी इकोनॉमी तक, दो ही कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन है तो हम उनकी बात करेंगे। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री बिल्कुल खराब हो चुकी थी, हर तरह से वो पूरी एक्सप्लॉइट हो चुकी थी ड्यूरिंग दैट वॉर, ठीक। आई होप अभी आपको यू हैव अंडरस्टूड दैट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the relative advantages of canals and रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। हमने पढ़ा है रेलवे और कैनाल्स दोनों का इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़ा, और उसमें कौन सा बेटर था ये भी हमने पढ़ा, ऑलराइट, कि कौन सा रेलवे अच्छा था या कैनाल अच्छा था। तो यू नो दैट वेरी वेल कि रेलवे ही बेटर था कैनाल से। अभी क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कैनाल ट्रांसपोर्टेशन, अभी आपको दोनों को बताना पड़ेगा। जब रिलेटिव एडवांटेजेस है तो आपको पहले कैनाल का भी बताना पड़ेगा और रेलवे का भी बताना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ कैनाल ट्रांसपोर्टेशन बताते हैं। इट वॉज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट वॉज मेड ईजियर टू ट्रांसपोर्ट हेवियर गुड्स फ्रॉम माइंस टू फैक्ट्रीज। कैनाल सिस्टम में क्या था कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर को रेगुलेट करके उस पर बैराजेस बना करके बोट्स के थ्रू या जो भी उस समय अवेलेबल थी वो उसके थ्रू उसके ऊपर हैवी मटेरियल रख के या जो भी गुड्स था हैवियर गुड्स उसको माइन से फैक्ट्रीज में ले जाया जाता था। ये एक कैनाल सिस्टम था वहाँ पे। तो उस कैनाल सिस्टम में बहुत सारी उसके ड्रॉबैक्स भी थे, वो हमने भी पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें वो कैनाल सिस्टम में समटाइम्स ऐसा भी था कि कभी फ्लड आ जाता था, कभी ड्रॉट आ जाता था, कभी क्या कंजेशन हो जाता था, ये सब चीज़ें थी जो उसको स्मूथली नहीं चला पा रही थी, जिसकी वजह से लोगों का पैसा उस पर ज़्यादा खर्च हो रहा था बजाय उससे प्रॉफिट लेने के, ठीक है। तो इसी के रिजल्ट में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आया। तो when big cities and towns were linked to these canals, the city people were able to get various essential commodities such as coal and tool items at cheaper rate. उस समय जब कैनाल्स ही पहले आई थी तो लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस बहुत लग रही थी, क्योंकि उसके पहले क्या था कि अच्छी रोड्स नहीं थी, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मोड ही नहीं था, बहुत उल्टा सीधा था, जैसे कि एनिमल्स के थ्रू किसी मतलब कुछ ऐसा वे नहीं था कि स्मूथली उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाए। बट जब इसको कैनाल का डेवलपमेंट हुआ, कैनाल का इन्वेंट किया गया उसको, तो जो हमने आपको पढ़ाया भी है कि वो ड्यूक के ने ही ड्यूक की, चूंकि ड्यूक मीन्स होता है कि वहाँ का एम्परर जो था, ठीक, जो राजा था, उसने ही कैनाल को डेवलप करवाया था सबसे पहले। उस क्योंकि उसकी बहुत सारी माइंस थी, उसको कोल्स को या हैवी गुड्स को दूसरी जगहों पे पहुंचाना था, तो उसकी डिमांड पे ही कैनाल का सबसे पहले एक इन्वेंशन हुआ, जो कि कैनाल को पहले एक बहुत बेसिक लेवल पे ही बनाया गया था, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट्स हुए थे, ठीक। वो मैं आपको विद पिक्चर्स सब कुछ समझाया, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, ठीक। तो ये एक उस समय के लोगों के लिए एक बहुत सहूलियत वाली बात थी कि कैनाल्स में वो अपनी चीज़ों को
पहुंचा रहे थे एसेंशियल कमोडिटीज को वहां से, जैसे कोल्स तो बहुत ही ज़रूरी थे उस समय, ठीक है। तो अभी कोल्स की ज़रूरत तो पहुंचाने के लिए थी, वो एनिमल्स के थ्रू अगर जाते भी थे, हॉर्सेस के थ्रू जाते भी थे, तो काफ़ी चीज़ें डैमेज हो जाती थी, काफ़ी चीज़ें खराब हो जाती थी, ठीक है। तो ये सबको बेटर लगा, तो दैट वाज अ बिग, उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी कैनाल सिस्टम। अगेन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या था, रेलवे का यूज़ तब हुआ जब कैनाल में लोगों को बहुत सारी क्या कह सकते हैं उसे आप, गलतियाँ गलतियाँ या ये कह लो कि कुछ उसको अच्छे से वो लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, उसमें उतना प्रॉफिट उन्हें नहीं मिल रहा था जितना उन्हें चाहिए था, ठीक है। तो उससे ही रेलवेज के बारे में सोचा गया कि एक तो जब कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रही है, तो कैनाल्स को उस समय रेगुलेट करना इजी नहीं था, ठीक। ऐसे में लोगों ने ये सोचा कि अगर हम सूखा कोई वे बनाए कि जैसे ट्रैक्स के थ्रू हमारा कुछ चला जिसमें पानी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम दूसरी जगहों पे पहुंचा पाएँ, तो उसके लिए एक रेलवे का इन्वेंशन शुरू हुआ। द यूज ऑफ रेलवेज हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड आयरन इंडस्ट्रीज, ठीक। आपने स्टीम इंजन पढ़ाई है, स्टीम इंजन में उसी को बेस मान के, उसी की थ्योरी पे ही जो अगला एक स्टेप कहोगे रेलवेज का, वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कैरियज रहता है उसमें बीच में, तो स्टार्टिंग में सिर्फ कैरियज ही रहता है, जितना बड़ा कैरियज होगा उसी के अंदर उतना गुड्स, उतना सामान आ सकता है, ठीक है। तो उसमें वो डाल के फिर वो एक ट्रैक से, जैसे ट्रैक 1 टू ट्रैक 2, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 वो ट्रैक पे जा सकता था, ठीक। तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें किसको सबसे ज़्यादा बूम मिला, किसको, कोल को और आयरन को, क्योंकि आयरन किसमें जब रेलवे बना तो उसमें आयरन का यूज़ हुआ, ठीक, और वो चला कैसे, कोल्स के थ्रू। तो उस समय प्रोडक्शन किसका बढ़ गया था, कोल्स का और आयन्स का, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ रेलवेज, ठीक। इट ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ हेल्प, रेलवेज हेल्प इन कैरिंग हैवी गुड्स थ्रू वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री। रेलवेज कंपैरेटिवली बहुत फास्ट था उस समय, ठीक। बहुत प्रेफर करते थे लोग कैनाल्स के बजाय रेलवेज को, ठीक। इसमें बहुत सारा हैवी सामान, हैवी बोले तो काफ़ी हैवी, ठीक, जो कैनाल्स में नहीं जा पाता था उससे ज़्यादा कैरी करके ले जा सकते थे, तो उसमें आप विद गुड्स पीपल कैन ऑल्सो ट्रैवल, ट्रैवल तो उस समय नहीं कहेंगे, बट हाँ, लोग ट्रेडिंग के लिए इधर से उधर जब जाते थे तो वो लोग रेलवे का ही इस्तेमाल करते, तो पर्सन प्लस गुड्स, तो दोनों ही चीज़ें लोगों को काफ़ी समझ में आई और उन्होंने उस चीज़ को, उसका एडवांटेज लिया। तो दैट दीज आर द एडवांटेजेस यू कैन राइट, अगर आपसे ये पूछा जाता है कैनाल एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। What were the interesting features of the inventions of this period? अब इस समय पे, ठीक, किस समय पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स थे, किसके इन्वेंशंस के, क्या क्या इन्वेंशंस हुए, इन शॉर्ट आपको ये बताना है, ठीक। अब ये तो भाई लर्न ही करना पड़ेगा कि अब आपको ये जो डार्बी हैं, कॉट हैं, ठीक, विल्किंसन हैं, इन सब के नाम प्लस इनके ईयर्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, जितना मैं समझा सकती हूँ आपको हिस्ट्री समझा दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन लर्न करने हिस्ट्री का ये ज़रूर है कि एक तो चीज़ मैं मानूंगी कि आपको इसके ईयर्स ज़रूर लर्न करने पड़ते हैं, वो आप चाहे छोटा सा वॉर हो या बड़े बड़े इन्वेंशंस हो या कुछ भी हो, तो अगर हिस्ट्री है तो ईयर्स हैं, तो वो तो लर्न करने से ही आएगा, ठीक है। एंड पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस, अभी आप ये पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट 11th क्लास है आपका, अगर आप और भी बड़े लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे या फिर अगर आप बड़े एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हो जहाँ पे हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली सारे ईयर्स एंड पर्टिकुलर सीरीज क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, तो थोड़ा सा अगर आप
आर्ट्स में ही जाना चाह रहे हो, इसी में करियर बनाना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहो टू लर्न द डेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी इसका आंसर देखते हैं। द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज, राइट। At first, Abraham Darby brought about a revolution in metallurgical industry. Abraham Darby ने क्या लाया था? मेटलर्जिकल मेटल्स की एक इंडस्ट्री में बूम लाया था, उन्होंने रेवोल्यूशन लाया था। किसने? एब्राहम डार्बी ने। हेनरी कॉट 1740 to 1823 designed the puddling furnace and rolling mill to roll purified iron into bars. अब जब लोहे का इस्तेमाल हो रहा था तो उस समय पे ये हेनरी कॉट की एंट्री होती है और उन्होंने फर्नेस मीन्स होता है भट्टी, जो पडलिंग भट्टियाँ होती हैं जिसमें पहले चारकोल का यूज़ होता था, उसके बाद कोल्स का यूज़ होने लग गया था, दैट इज़ द फर्नेस। उस फर्नेस का और रोलिंग मिल का उन्होंने एक तरह से उसको डिज़ाइन किया, ठीक। इन द 1770s जॉन विल्किंसन मेड द फर्स्ट आयरन चेयर बैट्स फॉर ब्रूअरीज एंड आयरन पाइप्स ऑफ ऑल द साइजेस। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। इनका नाम याद रखिएगा, इनके ईयर्स याद रखिएगा, ये क्या होता है सब बता चुके हैं। जॉन के मेड द फ्लाइंग शटल लूम in 1733. It made possible to weave broader fabrics in less time. जॉन के ने किसमें? टेक्सटाइल में अपना एक अच्छा योगदान दिया था, फ्लाइंग शटल लूम बना के 1733 में, ठीक। तो इसको फैब्रिक्स में यूज़ किया जाता था एंड जितना भी ब्रॉड फैब्रिक, पहले होता था कि ज़्यादा फैब्रिक पे वीविंग नहीं पॉसिबल होती थी, बट आफ्टर फ्लाइंग शटल लूम जितना भी ब्रॉड हो, कितना भी चौड़ा हो, उसमें वीविंग बहुत इजीली पॉसिबल हो गई थी एंड वो भी बहुत कम टाइम पे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर और इनकी डेट्स यू हैव टू रिमेंबर। द पर्सन इन द लिस्टेड गिवन, ये आपको उसको पूरा अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड एडमंड कैटराइट इन्वेंटेड पावर लूम 1787। थॉमस सेवरी बिल्ड अ मॉडल स्टीम इंजन, ठीक। इनका नाम ऑलरेडी आपको पता है। जेम्स वॉट स्टीम इंजन, इनका नाम आपको पता है, ठीक। जेम्स वॉट से पहले भी इनका नाम ही आपको अगर पूछा जाए तो थॉमस सेवरी का ही नाम जाएगा, ठीक है, जिन्होंने इनसे भी पहले स्टीम एक तरह से स्टीम इंजन का एक मॉडल तैयार किया था, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी लेट्स टॉक अबाउट क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ओके। So question number 4 है indicate how the supply of raw materials affected the nature of British industrialization, ठीक है। जो रॉ मटेरियल की सप्लाई होती थी, ठीक है, उसने किस तरह ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन को अफेक्ट किया, उस समय के इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकरण को, ब्रिटिश औद्योगिकरण को कैसे इफेक्ट किया, ठीक है, उसके नेचर में क्या फ़र्क आया था। तो पहले क्या था कि 17th सेंचुरी में ब्रिटेन जो था इंडिया से बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, मतलब बहुत हाई प्राइसेस पे कॉटन बेल्स लेता था। बेल्स मतलब होता है कि कॉटन के रोल्स, गांठें, ऐसा कुछ कह सकते हो आप, ठीक है। वो रोल्स या गांठों को लेकर के बहुत एक्सपेंसिव इंपोर्ट करता था, ठीक है। बट क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे एंट्री होती है। अब ये लोग तो आए थे पूरा का पूरा यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तो जब ये लोग यहाँ पे आए तो इट बिगैन टू इम्पोर्ट अलोंग विथ क्लोथ रॉ कॉटन विच कुड बी स्पन एंड वुवन इनटू क्लोथ इन इंग्लैंड, ठीक। यहाँ पे मतलब ये है, अभी वो लोग रॉ कॉटन तो लेके जाते थे, ठीक, रॉ कॉटन क्लोथ दोनों चीजें लेके जाते थे एंड वहां पे ही उनकी बुनाई की जाती थी। स्पन एंड वुवन मतलब कताई एंड बुनाई की जाती थी जिससे कपड़े बनते थे, ठीक है, इंग्लैंड में। टिल द अर्ली 18th सेंचुरी द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग हैड बीन वेरी स्लो। अच्छा, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या, स्टार्टिंग तक जब तक ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं पनप पाई थी
तब तक की बात हो रही है, प्रोसेस बहुत स्लो हुआ करती थी, ठीक है, स्पिनिंग की, ठीक। तो उस समय क्या होता था कि इतनी जल्दी कपड़े नहीं बन पाते, स्पिनिंग ही बहुत स्लो होती थी। द स्पिनर्स वर ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द डे, वो कितना भी काम कर लें, वो कितने ऑक्यूपाइड रहते, पूरे दिन बिजी रहते थे, बट वो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे जबकि वो दिन भर काम करते थे। While weavers waited idly to receive yarn, अब उन्हें यार्न, यार्न मतलब होता है सूत, वो जो धागा होता है जिससे कपड़ा बनता है, वो उसके जब आएगा वो तभी तो आगे काम करेंगे, तो वो भी बेचारे फालतू बैठे रहते थे। A lot of technological inventions close the gap between the speed in spinning raw cotton into yarn, ठीक है। अभी जब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई, अभी अपने पहले लूम पढ़ा है, उसमें पीछे मैंने पढ़ाया, ठीक है, उन सब के जितने भी इन्वेंशंस हुए बड़े बड़े, इससे जो था जो स्पीड थी स्पिनिंग की, ठीक, जो यार्न बनने तक की स्पीड थी वो थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि जब मशीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आ गई, वो चाहे किसी भी तरह की मशीन हो, सिर्फ फैक्ट्री की मशीन नहीं कर रही हूँ मैं, रेलवेज की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि रेलवे से भी तो बहुत जल्दी से सामान यहाँ से वहाँ आता था। तो एक वो भी एक उसके ऊपर ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे भी कनेक्टेड करके आप देख सकते हो, ठीक। तो रॉ मटेरियल भी जितना जल्दी आएगा उतनी ही जल्दी काम बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी प्रोडक्शन होगा, ठीक। तो एक ये था, फैक्ट्री में तो मशीन्स तो लगी रही थी, साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत स्मूथ हो गया था। इस तरह से थोड़ा बेटरमेंट हुआ इस फैब्रिक में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। The production shifted from the homes of spinners and weavers to factories. अब जब मशीन्स आ गई, ठीक, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी बनने लग गई, फैक्ट्रीज लग गई, तो अब जो काम घर में हो रहा था वो कहाँ पे पहुंच गया, फैक्ट्रीज के अंदर पहुंच गया, और एक बड़े लेवल पे वो काम शुरू हुआ। तो इस तरह से रॉ मटेरियल्स जो आ रहे थे बेसिकली इंडिया में तो कॉटन, मसाले, ये बहुत कुछ था ऐसा, इसीलिए तो लूट के चले गए हमें, है ना। तो उसकी स्टोरी में बहुत अच्छी है, मैं अभी आपको कह रहा, अभी तो आपका यही चल रहा है, ये है, बट हाँ, मैं कोई एक ऐसा वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने धो डाला बिल्कुल अपने इंडिया को, ठीक है। तो खैर अभी तो यही बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे बूम आया था इस सब के बाद में। ओके, सो आई होप this question is also clear. Let's move on to question 5. How were the lives of different classes of British women affected by the Industrial Revolution? ठीक, वुमेन की तो भाई हालत ही बहुत ख़राब थी, जो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ब्रिटिश वुमेन जब एक, पहले मैंने आपको बताया कि बच्चों और विमेन के साथ कितना अत्याचार टाइप के होते थे, उनके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उन्हें एक्स्ट्रा काम कम वेजेस पे कराया जाता था, है ना। कुछ याद आ रहा है, समझाया था मैंने सब कुछ, तो वो सब चीज़ें इसमें है। तो उनकी लाइफ को कैसे, या उनकी सिर्फ ब्रिटिश वुमेन की अलग अलग क्लासेस की बात हो रही है, अपर लोअर मिडिल सब क्लासेस की बात हो रही है कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उनको इफेक्ट किया था। तो आंसर वुड बी women of all classes began working in factories. It helped them in getting financial independence and self esteem. ओके, अगर यहाँ पे काम करने की बात अगर है तो हर क्लास की लेडी, हर क्लास की जो महिलाएं थी वो फैक्ट्रीज में काम कर लेती थी। ऐसा नहीं था कि जो रिच थे जिनकी खुद की फैक्ट्री है उनके घर की तो महिलाएं नहीं करेंगी, हाँ, बट सब लेवल्स के लोग काम कर लेते थे, और इससे क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, सेल्फ एस्टीम की भावना एक जागती है, और ये पहले से और आज तक की ही भी आप देख लो कि अगर विमेन आर वर्किंग देन दे आर एम्पावर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ उस समय भी थी, बट देयर वेजेस फॉर द सेम आवर ऑफ वर्क वर लो इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ मेन। ये मैंने आपको पहले बताया कि उनकी वेजेस, उनकी जो सैलरी थी, उनको जो उनकी जो आय थी वो काम उतना ही करती थी, उतने ही घंटे करती थी जितना मेल्स करते थे, बट उन्हें उतनी सैलरी नहीं दी जाती थी, ठीक। इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ ब्लेसिंग। अब मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं आपको चैप्टर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ आप पूछिए।
Industrialization was a blessing in disguise. A number of food items became cheap and were available in abundance. ठीक, it increased the social status of the women in particular. ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ब्लेसिंग थी. ठीक, इन डिसगाइज ये भी लिखा हुआ है. A number of food items became cheap and were available. ठीक, जो फूड आइटम्स थे वो सस्ते भी हो गए थे और अवेलेबल भी थे. ठीक, सोशल स्टेटस जो था वुमेन का वो बढ़ गया था. जैसे एम्पावर हो जाएंगी तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो सोशल स्टेटस भी अपने आप बढ़ जाएगा. वुमेन वर सपोज टू ऑब्जर्व strict discipline. They were also punished for violation of any discipline. Women को उस समय पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता था. एंड इन केस वो नहीं कर पा रही है, अब उन्हें बोल दिया गया कि 16 घंटे काम करना है, अभी वो 16 घंटे नहीं कर पा रही है तो व्हाट नेक्स्ट. देन उन्हें पनिश किया जाता था. ठीक, तो एक तरह से वायलेशन भी उनके साथ होता था. ठीक, एज अ पनिशमेंट. तो दैट इज वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप कहें कि इस समय पे महिलाओं के ऊपर. तो महिलाएं क्या, बच्चे बेचारे वो भी बहुत बुरी तरह उन लोगों के साथ भी व्यवहार किया जाता था. पैसे कम, आवर ज़्यादा एंड ऊपर से मारपीट जैसी चीज़ें. तो ये कह सकते हो दैट वाज अ बैड थिंग, बैड इफेक्ट. ठीक, क्वेश्चन 5. नाउ क्वेश्चन 6 इज कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ द कमिंग ऑफ द रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ओके, तो इसमें आपको कंपेयर करना है कि इसमें कमिंग ऑफ द रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं जो वो रेलवेज के टच में आते हैं तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. इफेक्ट्स ऑफ कमिंग ऑफ द रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे इफेक्ट्स हैं. द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज हेल्प द इंपीरियलिस्ट कंट्रीज अलॉट. जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थी उनके जो रेलवे का एक्सपेंशन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ. ठीक, क्योंकि रेलवे का सबसे ज़्यादा यूज़ ट्रेडिंग में किया जाता था. मर्चेंट तो माला माल हो ही रखे थे उस वजह से वो. ठीक है, पैसा कम लग रहा था, उस पर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था. टाइम कम लग रहा था और आउटपुट ज़्यादा मिल रहा था. ठीक, तो रेलवेज बिकेम a means of transportation which was available in different parts of the world throughout the year. पूरे साल रहता था. जैसे मैंने आपको समझाया है कैनाल्स में पूरे साल नहीं रहता था क्योंकि वहाँ पे वाटर का लेवल कभी ज़्यादा कभी कम कभी ख़त्म ऐसा रहता था. तो उस समय पे वहाँ पे इतना काम नहीं हो पाता था जितना रेलवे पे ईजिली थ्रू आउट द ईयर काम चलता रहता था. उसमें किसी का कुछ उसमें रोक टोक नहीं थी कि अब चाहे बाढ़ आए चाहे सूखा आए चाहे जो आए रेलवेज पे फ़र्क नहीं पड़ता. दे ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट इन बूस्टिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. पहले के सारे चैप्टर्स का सार यही है कि दे ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट इन बूस्टिंग द प्रोसेस. इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस थी उसको रेलवे ने बहुत बूस्ट किया. ठीक, बहुत बड़ा एक चेंज आया सबकी लाइफ में इस रेलवेज के आने के बाद से. ठीक, दे ऑल्सो हेल्प्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स एट चीपर रेट. सारी चीज़ें यही आगे बता चुकी हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ. ठीक, हैवी गुड्स वो चाहे कोल हो चाहे आयरन हो चाहे और भी अदर मटेरियल्स हो. ठीक, वो सब चीज़ें आपकी एकदम चीप रेट पे, जो कभी बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पे उनके ट्रांसपोर्टेशन होते थे क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो ज़ीरो. बट जब रेलवेज आ गए तो थोड़ा कम में जाने लगा और उसका प्रॉफिट ज़्यादा मिलने लग गया. They joined the parts of different countries and helped in picking up the material easily. Countries अब दूरी उतनी मैटर नहीं करती थी. अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प कर रही थी. दे वर ज्वाइनिंग, कह सकते हो वो एक ट्रेडिंग के फॉर्म में ही. तो मटेरियल क्या होता है, जहाँ पे अच्छा है वहाँ से मंगाया, हमारा अच्छा है हमने वहाँ भेजा. तो इस तरह से ट्रेडिंग अच्छे से स्मूथली होने लग गई थी. They provided a lot of employment opportunities and also accelerate trade and commerce. That same line again they have written. Thus, it can be said that the coming of railways connected different countries of the world. अब अभी भी अगर आप देखो
तो ये माल गाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, क्या यूज़ होता है? अभी भी देखा जाए तो ट्रेडिंग ऐसे ऐसे भी हो रही है। इतना आगे हम 21 सेंचुरी में आ चुके हैं, बट स्टिल अभी भी रेलवेज की इम्पोर्टेंस वहीं की वहीं है। जो मिडिल क्लास है वो रेलवेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। वो चाहे अपना सामान कहीं पे पहुंचाए या वो खुद कहीं पे पहुंचे, वो रेलवेज को ही महत्व देता है। ठीक, तो आप आज अगर कहीं पे कनेक्टेड फील कर रहे हो तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि रेलवेज रेलवेज ही हैं जो पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कह सकते हो रेलवेज का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, एंड इसका बहुत ज़्यादा असर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे दिखाई दिया था। सो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। अब आपका काम है सिर्फ इसको पढ़ना। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप फिर से पूछिए, बुक्स पढ़िए। ठीक, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉफिट चाहिए, तो आप इसको लाइक करिए वीडियोस को हमारे, एंड एडुप्रोन को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।